बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये है पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर। अब ये जो प्रोसेस आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कभी आपको जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा ना इस वीडियो में, ये प्रोसेस पाकिस्तान में एजेंट्स और कंसल्टेंट को लोग 3-3 4-4 लाख रुपया दे के करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके मोबाइल फ़ोन है, टैब है, कोई भी चीज़ है ना जिस पे इंटरनेट की एक्सेस आपके पास है, तो आप ब्राउजिंग की, तो आप ये वीज़ा खुद 120 दिन का जॉब सीकर वीज़ा है, 4 महीने का। आप ये वीज़ा खुद अपने लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सारा प्रोसेस मैं आपको लैपटॉप पे भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको समझ के आप लैपटॉप के प्रोसेस पे आएंगे वो पहले समझ लें। अच्छा, अब रियलिटी क्या है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हर बंदा यही कह रहा है जी, आप अगर आपके अकाउंट में 2200-2300 यूरोज है तो आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हो। यार पुर्तगाल है भाई, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, ये कोई दुबई सऊदीया थोड़ी है जो आपको मतलब अकाउंट में बैलेंस देखेगा और आपको वीज़ा दे देगा। इतना भी ईजी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। मानता हूँ ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। खैर, आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ए टू जेड समझाता हूँ। आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट पे जब आप आते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करवा दूं कि वाकई पुर्तगाल की ऑफिशियल जेन्युइन वेबसाइट है। ये मेरी वेबसाइट या किसी और की नहीं है। आप यहाँ पे देखें, नीचे लिखा हुआ है ये रिपब्लिका पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगीशिया, यानी उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे ये देखें, मैंने ओपन किया है जॉब सीकर वीज़ा को, ठीक है। यहाँ पे सारे वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर है, तो जब आप स्क्रीन वाले लिंक को ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही लिंक ओपन होगा, ठीक है। आपको कहीं और फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लिंक आपके सामने ओपन होगा। ये देखिए, अब लिखा हुआ है, सारी डिटेल इसी वेब पेज पे है, या फिर इसके बाद जो वेबसाइट है वीएफएस की उसके ऊपर है। प्रोसेस को रिपीट पता क्यों करता हूँ, ताकि आपको, भाई वीडियो का मतलब है आपको समझाना, आपके दिमाग में डालना। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वेबसाइट के ऊपर लिंक क्लिक करोगे, आपके सामने सेम एज इट इज जैसे लैपटॉप पे आपको शो हो रहा है इसी तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, लिखा हुआ है द जॉब सीकर वीज़ा। अच्छा, मतलब मेन पॉइंट्स पे आते हैं, मजीद वीडियो को लंबी करने की बजाय। द वीज़ा इज़ ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर 120 डेज, यानी 4 महीने का ये वीज़ा आपको मिलता है। अगर आपको 4 महीने के अंदर अच्छा, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है क्या, पहले ये समझ लें, क्योंकि इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉब सीकर वीज़ा जो पुर्तगाल का ना, ये आपको 4 महीने का मिल जाता है। आप 4 महीने के अंदर अंदर पुर्तगाल में जॉब ढूंढ लेते हैं, किसी भी तरह की जॉब आप ढूंढ लेते हैं ना, तो आप इस वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वर्क परमिट में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, ठीक है। और वो आपका एम्प्लॉयर करता है, ठीक है जी। आपको 120 दिन के अंदर अंदर 4 महीने का वीज़ा मिलता है। आपको 4 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती तो आप इस वीज़ा को मजीद 60 दिनों के लिए, यानी 2 महीनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, अनदर 60 डेज एंड अलाउ ओनली 1 एंट्री इंटू पुर्तगाल, ठीक है। मतलब आप 60 दिनों के लिए अपने वीज़ा को मजीद जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको 4 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती। कुल मिला के बात यह है कि पुर्तगाल आपको जॉब सीकर वीज़ा 6 महीने का देता है, कि 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लो अपने वीज़ा को। 6 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती तो आपको वापस आना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो चीज़ होगी ये, इन्होंने मजीद मेंशन किया, अगर आपको 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जॉब मिल जाती है, आपका वर्क परमिट आ गया, वो वर्क परमिट जब आपका एक्सपायर होगा ना, मतलब 1 साल 2 साल का आपको वर्क परमिट मिला, वो वर्क परमिट खत्म होने वाला है, तो आपको दोबारा वर्क परमिट चाहिए होगा, ठीक है ना। वो आप वहीं पे रीन्यू कर सकते हैं या फिर कहीं और जॉब ढूंढ के अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज आते हैं मजीद नीचे, ठीक है जी। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ, आप डीपली खुद इस वेबसाइट पे देखिएगा, मैं वीडियो को फजूल लंबा नहीं कर रहा, ठीक है। जनरल डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। इसी वेबसाइट के ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना नीचे, तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। इसमें सबसे पहले है नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन। ये एक फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना होगा। अब ये फॉर्म बहुत सिंपल है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, आपने फिलअप करनी है। और फाइल सबमिट कहाँ करनी है वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इसको फिलअप करना है, साइन करना है और अपनी फाइल में अटैच कर लेना है, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट आपके पास ये आ गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको ऑब्वियसली पासपोर्ट, इसके अलावा 2 आपकी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी जो कि रिसेंटली हो, उसमें ग्लासेस वगैरह ये चीज़ें आपने ना पहनी हो, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर है प्रूफ ऑफ रेगुलेशन सिचुएशन इन केस ऑफ। अच्छा, इसमें तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है, ये वाला तीसरे नंबर वाला। सऊदी में हो, दुबई में हो, गल्फ के किसी कंट्री में हो, इवन के किसी और भी किसी भी कंट्री में हो आप, तो आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है, एमिरेट्स आईडी है, वर्क परमिट है, रेजिडेंस कार्ड है, कोई भी है। तुर्की में हो आपके पास जो वो
TRC कार्ड है, या कोई भी आपके पास किसी और कंट्री में रह रहे हो वहाँ का जो वैलिडिटी है आपकी, वैलिड ऑफ रेजिडेंस है, वो आपने साथ अटैच करना है। ठीक है जी, तीसरे नंबर वाला आपका ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड, चौथी ये रिक्वायरमेंट है। इसमें ये एक फॉर्म है, ये तकरीबन 4 से 5 लाइनों का फॉर्म होता है। वो आपने, ये मैं चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा, ये सिंपल चीज़ें हैं, वीडियो फजूल लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको फिलअप कर लेना है। 4-5 चीज़ें ये बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने ये आप इनको एक परमिशन दे रहे हैं, फॉर्म फिलअप करके आप एक परमिशन देते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन को कि आप चेक कर सकते हो कि मेरा पूरे यूरोप में या इवन के किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप डिपोर्ट हुए हैं या कोई इशू बना है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इशू बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई टेंशन नहीं है, फिर इस फॉर्म को फिलअप करके आप इजीली दे दो। आप डिपोर्ट हुए हो, कोई क्राइम किया है नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन ये फॉर्म फिलअप करके आपने लाजमी देना है। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जी आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू बाय द मतलब आप जिस कंट्री से हो वहाँ के पुलिस स्टेशन से आपने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अपना ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन अफेयर से जो अटेस्टेड होना चाहिए, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। ये 4 महीने की, 4 से 5 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि आपको चाहिए होगी। ये कोई भी कंसल्टेंट आपको या फिर कोई भी एडवाइज़र एजेंट कोई भी आप किसी से भी करवा लें, वो आपको पाकिस्तानी ये 10-12 हज़ार रुपये में करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका राउंड ट्रिप, मतलब टिकट रिजर्वेशन कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन आपने करवानी है। अच्छा, अब आता है मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसको लेके बहुत सारी मिस गाइडलाइंस चल रही है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए वो अच्छी है। ठीक है, लेकिन कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ना दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका पुर्तगाल में कोई जानने वाला है, दोस्त अहबाब कोई भी है, वो अपनी स्टेटमेंट अटैच करके आपको बुला सकता है। वो कह सकता है कि यार मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है, मेरी जो स्टेटमेंट है, इसके बिहाफ पे मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, ये जितनी देर तक यहाँ पे रहेगा इसके सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बंदे की स्टेटमेंट आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड कितनी है, वो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हर बंदा यूट्यूब पे या मैंने फेसबुक पे बहुत सारी जगहों पे देखा कि हर बंदा कह रहा है जी 2300 यूरोज आपके अकाउंट में है, आप पुर्तगाल का वीज़ा ले लो। और यार पढ़ तो लोग गौर से, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इन केस अगर आपका बंदा कोई वहाँ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पुर्तगाल में कोई आपके जानने वाला है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, उसकी मिनिमम मंथली जो सैलरी है वो 705 यूरोस होनी चाहिए। ठीक है, और आप उसको 705 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो जितनी अमाउंट आती है वो उस बंदे के अकाउंट में होनी चाहिए जो आपको बुला रहा है। ठीक है, मतलब 3 गुना ज़्यादा, 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो ना, ये 2200 यानी 2200 यूरोस आता है। अब 2200 यूरोस को 3 से मल्टीप्लाई करो ना, जितनी अमाउंट आती है वो उस बंदे के अकाउंट में होगी तो वो आपको स्पॉन्सर कर पाएगा। मेन कहानी ये थी, उस बंदे के लिए ये 2200-2300 यूरोस का जो सीन है ना, वो उस बंदे के लिए जो वहाँ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है। इट्स नॉट मीन कि आपके अकाउंट में 2200-2300 यूरोस हैं तो आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने चले जाओ। हाँ, ये है कि आपके अकाउंट में अगर इतनी अमाउंट है फिर आप भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो बंदा के अकाउंट में बैलेंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर वही बैलेंस आपके अकाउंट में है आप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2200 यूरोज नहीं, आपके अकाउंट में कम से कम 6000 यूरोज होने चाहिए। 2200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी एक्चुअल अमाउंट बन रही है उससे 3 गुना ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। मतलब 700 मंथली। अब 7 को 4 से 4 महीने का जॉब सीकर वीज़ा है, आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनता है 2200 यूरोज। 2200 यूरोज को मजीद 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो एक्चुअल अमाउंट बन रही है उससे 3 गुना ज़्यादा वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। मतलब 2200 यूरोज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6600 यूरोज बनते हैं। मतलब कम से कम 6000 यूरोज आपके अकाउंट में हैं, फिर आप जॉब सीकर वीज़ा की तरफ जाए, पुर्तगाल की तरफ। इट्स नॉट मीन कि मैं अगर कह रहा हूँ 6000 यूरोज है तो कर लो। देखो यार, अगर तो आप ट्राई कर रहे हैं ना, आप मतलब रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लेना बहुत अच्छी चीज़ है, आप रिस्क लेते हो तो कामयाबी है। अगर तो रिस्क लेना चाहते हो, आपके अकाउंट में 3000 यूरोज है, फिर भी रिस्क लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। रियलिटी मैंने आपको बताई है, मैंने ये नहीं कहा कि आप अप्लाई ना करो अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो। 3000 यूरोज भी हैं फिर भी अप्लाई कर लो, हो सकता है वीज़ा मिल जाए। बाकी आते हैं मेन यही डॉक्यूमेंट्स से। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। VFS ग्लोबल का ये ऑफिशियल लिंक है। अगर जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो आप पूरी कर रहे हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस भी है 3000 यूरोज या फिर 6000 यूरोज, ठीक है। 6000 है तो वेल एंड गुड, 3000 यूरोज है फिर भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर तो ये अकाउंट में बैलेंस है तो फिर आप ट्राई करो। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ये सारे आपको बताए हैं, ये आपने सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। जब ये कंप्लीट कर लो उसके बाद यहाँ पे VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कैटेगरीज आ रही हैं तमाम वीज़ाज की, फैमिली वीज़ा, ये वो, आपने जॉब सीकर पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे ओवरव्यू आ गया कि यार ये कितने महीने का वीज़ा है, क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में ओवरव्यू है। वीज़ा फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे 21-22 हज़ार इसकी वीज़ा फीस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगरीज की लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब ये चीज़ जो है ना ये बहुत कम लोगों ने बताई है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हैं ना, इस डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे तो डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वही लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोज़, पासपोर्ट और मतलब आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, वो जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट बताए सारे वही हैं, ठीक है। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा ना यहाँ पे नीचे अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ नोट पॉइंटर्स, ठीक है। मतलब ये पॉइंट्स जो है नोट करने वाले हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए। एक तो ये कि वो इंग्लिश या फिर पुर्तगीज लैंग्वेज में कन्वर्ट होने चाहिए, उर्दू में, किसी और लैंग्वेज में वो नहीं होने चाहिए। आप ऐसा करो इंग्लिश में भी करवा लो और पुर्तगीज लैंग्वेज में भी करवा लो। किसी भी टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाओगे ना, उसे बोलोगे कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्स पुर्तगीज लैंग्वेज में करवाने, वो करवा देगा आपको, ठीक है। तो ये पुर्तगीज लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आप दोनों ही लगाना चाहते हैं दोनों ही लगा लें, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि पुर्तगीज लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ 100%, इंग्लिश में है फिर भी लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। ये ना हो कि आपको वो पुर्तगीज वाला ढूंढना मिलना हो टाइपिंग सेंटर वाला और आप अपनी एप्लीकेशन ना प्रोसेस करें। इंग्लिश में फिर भी करवा लेना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश और पुर्तगीज दोनों में करवाना चाहो तो वेल एंड गुड। अच्छा, ये तो एक तो चीज़ ये कि फॉरेन अफेयर्स से आपके अटेस्टेड होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे इंग्लिश या पुर्तगीज लैंग्वेज में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपका एक एक डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये यार सारा पुर्तगीज जो पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा था ना, ये उसकी टोटल डिटेल्स है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। तो अच्छा, इसमें ना ये विजिट वीज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान इस वजह से भी हो रहे होंगे कि यार पता नहीं हमें ट्रांसैक्शन अपनी एक एज ए बिजनेसमैन शो करनी है या फिर हमें बड़ी बड़ी ट्रांसैक्शन हमारी नहीं है, हमारे अकाउंट में बैलेंस तो है, ट्रांसैक्शन नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जॉब सीकर वीज़ा की तरफ आ रहे हो, मतलब आपको पुर्तगाल को पता है कि आप ये वीज़ा जॉब ढूंढने के लिए लेके आ रहे हो। पुर्तगाल आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी ट्रांसैक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में 70,000 गया, 80,000 निकला, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट में बैलेंस है जैसे भी आया है, ठीक है, वो पड़ा है ना, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट में बैलेंस, अब ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठा ही 8-10 लाख रुपया या 12 लाख रुपया अपने अकाउंट में डाल लेना, थोड़े थोड़े करके पता चले कि आपको अकाउंट बैलेंस कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। और साथ में जो आपकी स्टेटमेंट है उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम लगाना चाहें तो लगा देना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगाना चाहें नहीं बल्कि लगा देना, आपके लिए अच्छा लगेगा, आपकी प्रोफाइल के लिए, कि भाई पैसा आप दिखा तो रहे हो मेरे पास है, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है ये भी साथ आपको बताना है कि आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हो, कोई आपने गाड़ी बेची है, कोई भी प्रूफ साथ लगा देना। चाहे आप लेटर हेड अपना बनवा लेना किसी भी कंपनी का, वो साथ अटैच कर देना ताकि एक आइडिया हो जाए, उसके ऊपर एनटीएन बना लेना, ताकि एक मतलब थोड़ा सा ना अच्छा मतलब इंप्रेशन जाता है कि बंदे का सोर्स ऑफ इनकम भी क्लियर है। ये था पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। ये कितना मुश्किल प्रोसेस मुझे बताएं है कि जो आप लोग 3-3, 4-4 लाख रुपया एजेंट्स को या कंसल्टेंट्स को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंसल्टेंट्स बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक प्रोसेस खुद कर सकते हैं, फिर ज़रूरत क्या है कंसल्टेंट के पास जाने की। हाँ, एक वो बंदा जो अनएजुकेटेड है बिल्कुल, उसको कोई पता इंग्लिश का एक वर्ड, और मुझे ये भी पता है कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, ये इतने काबिल हैं कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है पढ़नी लिखनी, तो इसमें बहुत लैंग्वेज कोर्स नहीं आपको करने पड़ने, या फिर आपको बहुत हैवी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये बताएं कि आप खुद कर सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी कंसल्टेंट को 3-3, 4-4, वो भी यही प्रोसेस करेगा। वो ये नहीं है कि आपको वीज़ा निकलवा के देगा, वो भी यही प्रोसेस करके आपको कहेगा जी हाँ जी 3-4 लाख रुपया दे दें। जब आप दे देंगे बाद में वो आपको रिजेक्शन पेपर, अगर इन केस का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर वो आपको रिजेक्शन पेपर दे देगा, ये लें जी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया था, सही है ना। तो वही आप खुद करें ताकि पैसा भी बच जाए, और 21-22 हज़ार रुपया इसकी फ़ीस है। आप कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, ये वो करके आप, मिसाल है कि 50 हज़ार आपका टोटल खर्चा आ जाएगा।
लेकिन इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ मिला के, मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा अब थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। तो आपको क्या ज़रूरत है 3-3 4-4 लाख रुपया भरने की? जब खुद प्रोसेस कर सकते हो तो करो भाई। प्लीज़ यार ये काम भी मत करना कि मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करना शुरू कर दो कि यार मेरा जॉब सीकर वीज़ा आपके थ्रू मैंने अप्लाई करवाना है। जब मैंने आपको मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप खुद करें, आप ना मुझसे करवाएं। मुझे पैसे आते बुरे लगते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक काम खुद कर सकते हैं, उसके पैसे क्यों किसी को देने हैं भाई? मुझसे करवाएंगे मैं भी पैसे लूंगा, किसी और से करवाएंगे वो भी पैसे ले, तो क्यों देने हैं? एक काम खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूं, मैं अप्लाई करूंगा तो वीज़ा 100% आएगा। मैं भी अप्लाई करूंगा आपकी तरह ही करूंगा, तो आप खुद कर लें। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।